बच्चों, आज हम हिंदी विषय को लेकर कक्षा 8वीं में पाठ क्रमांक 8 पन्ना नंबर 58 पर एक पाठ है। इस पाठ की हम क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। देखो बच्चों, पृथ्वी पर कई प्रकार के निसर्ग सौंदर्य प्रधान दृश्य हम देखते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में जाते हैं, कश्मीर में जाते हैं, विदेश में जब जाते हैं स्विट्ज़रलैंड, जापान, लंदन, अमेरिका में ऐसे कई दृश्य हमें दिखाई देते हैं जो बर्फीले होते हैं, सौंदर्य प्रदान होते हैं, हरे भरे होते हैं। इन्हीं सौंदर्य को देखकर हमारे मन में उसको जानने की, वहाँ के वातावरण को जानने की हमारे मन में इच्छा जिज्ञासा जागृत होती है। इसी प्रकार आज हम पृथ्वी पर एक ऐसा हिस्सा है, इस हिस्से के वातावरण की जानकारी जानने के लिए हमारे मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। तो आज हम पन्ना क्रमांक 58 पर जो पाठ है अंटार्कटिक महाद्वीप, इस अंटार्कटिक महाद्वीप के वातावरण की जानकारी लेंगे। तो निकालिए पन्ना नंबर 58 और किताबों में ध्यान दीजिए। आज पृथ्वी पर यदि किसी वस्तु को अमृत माना जाता है तो वह है पानी। देखो, लेखक ने हमें यहाँ पे कहा है, लेखक कहना चाहते हैं श्याम सुंदर शर्मा जी कि आज पृथ्वी पर यदि किसी वस्तु यानी अमृत को माना जा सकता है तो वह है पानी, ताज़ा पानी। इसीलिए तो पानी को जीवन भी कहा जाता है। और पृथ्वी पर पानी है इसलिए तो यहाँ पे बस्ती बसी है। और सभी ग्रह के ऊपर जो वातावरण नहीं है, वही वातावरण जो मनुष्य के लिए आवश्यक है, पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है, प्राणियों के लिए आवश्यक है, वो वातावरण पृथ्वी पर है। इसीलिए तो जीव सृष्टि, सजीव सृष्टि पृथ्वी पर बसी है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व पानी के कारण ही है। उसके बिना कोई भी जीव जीवित ही नहीं रह सकता। पानी, ताज़ा पानी ही वस्तु है जो पृथ्वी के एकदम दक्षिणी भाग में स्थित अंटार्कटिक में बहुत मात्रा में उपस्थित है। देखो, पृथ्वी के दक्षिण स्थित अंटार्कटिक भाग में जो धरती पर जमी बर्फ की चादर है, उस बर्फ के जमी चादर पे ही पानी उपलब्ध है। जो पृथ्वी के एकदम दक्षिणी भाग में स्थित अंटार्कटिक में बहुत बड़ी मात्रा में उपस्थित है। अंटार्कटिक की धरती पर जमी बर्फ की चादर में पृथ्वी पर उपस्थित ताजे पानी की कुल मात्रा लगभग 70% का भाग फैला हुआ है। देखो, अंटार्कटिक यानी दक्षिण महाद्वीप में जो बर्फ है ना, बर्फ की चादर, उस बर्फ की चादर में पृथ्वी पर उपस्थित ताज़ा पानी की कुल मात्रा कितनी है? 70% भाग फैला हुआ है। आज शुष्क प्रदेश पानी की आवश्यकता के लिए अंटार्कटिक की ओर ललचाई दृष्टि से देख रही है। और आज जैसे राजस्थान, सहारा वाळवंट जो है ना, तो पानी के लिए अंटार्कटिक महाद्वीप की ओर वो बढ़ रहे हैं, ललचाए हुए उस ओर जाने के लिए सब आगे बढ़ रहे हैं। ललचाना यानी मन में आया हुआ विचार को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना। जैसे इमली को देखते ही हमारे मुंह में पानी आता है, वैसे आज शुष्क यानी सूखा प्रदेश पानी की आवश्यकता के लिए अंटार्कटिक की ओर ललचाई दृष्टि से देख रहे हैं। खाद्यान्नों के संदर्भ में आज हमारा देश काफ़ी अच्छी स्थिति में है। खाद्यान्न यानी खाने पीने की जो चीज़ें हैं ना, खाने की, उसके बारे में हमारा देश आज बहुत ही काफ़ी अच्छी स्थिति में है। क्योंकि आज हमारा पूरा खाद्यान्न इस्तेमाल करने के बाद जो बचता है ना, उसे हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। वह खाद्यान्न आयात करने के बजाय हम निर्यात करते हैं। यानी हमें खाद्यान्न जितना लगता है वर्ष में, पूरा उतना निकाल के बाद बचा हुआ खाद्यान्न हम क्या करते हैं, दूसरे देशों को बेचते हैं यानी निर्यात करते हैं। आज हमें खाद्यान्न की चीज़ें, वस्तु आयात करने की बारी हमारे ऊपर नहीं आती, क्योंकि यहाँ का वातावरण उसी प्रकार का है। लेकिन पानी की कमी यहाँ पे जरूर है। परंतु
उसकी पानी की समस्या दिन प्रतिदिन उग्र से उग्रतर होती जा रही है। यानी बहुत ही समस्याओं का सामना पानी के माध्यम से हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि खाद्यान्न के माध्यम से हमें कई खाद्यान्न निर्यात करने के लिए जो धान लेना होता है उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए पानी हम दिन प्रतिदिन इसका इस्तेमाल करने से हमारे यहाँ की परिस्थिति और भी बिगड़ रही है, उग्र से उग्रतर बनती जा रही है। इसलिए निकट यानी नज़दीक भविष्य में हमें भी अपने ताज़े पानी की मांग को पूरा करने के लिए अंटार्कटिक की शरण में जाना पड़ सकता है। यदि हमारी ताज़े पानी की मांग को पूरा करने के लिए हमें भी अंटार्कटिक की शरण में यानी अंटार्कटिक महाद्वीप की ओर जाना पड़ सकता है। आगे, अन्य महाद्वीपों से भिन्न अंटार्कटिक की विशेष स्थिति के फलस्वरूप वहाँ ऐसे अनेक भौतिक, चुंबकीय, खगोल वैज्ञानिक, जैव प्रदूषण संबंधी परीक्षण किए गए हैं और अब भी किए जा रहे हैं। देखो, जैसे महाद्वीप से भिन्न अंटार्कटिक की विशेष स्थिति के फलस्वरूप वहाँ का जो वातावरण है, भौतिक स्थितियाँ है, चुंबकीय, खगोलीय, वैज्ञानिक जो ज्ञान है, जैव और प्रदूषण संबंधी परीक्षण किए गए हैं और अब भी किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से जो सच जानकारी हमारे सामने आती है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिन्हें पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों में करना संभव नहीं है। क्योंकि दक्षिण महाद्वीप में का जो वातावरण है, बर्फ की चादर है, वहाँ का जो खगोलीय चुंबकीय वातावरण है, वहाँ का जो प्रदूषण की जानकारी वहाँ पे बिल्कुल, प्रदूषण तो वहाँ बिल्कुल नहीं है, जैव विविधता भी बहुत ही अच्छी है। इन प्रयोगों से अनेक ऐसे तथ्य ज्ञात हुए हैं जिनका प्रभाव पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों पर भी प्रत्यक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से पड़ता है। देखो, दक्षिण अंटार्कटिक का जो वातावरण है, जैव स्थिति है, प्रदूषण के कमी की जो स्थिति है, इसका प्रयोगों के माध्यम से ज्ञान लेने के बाद हमें पता चलता है कि पृथ्वी के अन्य क्षेत्र प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष रूप से जो वातावरण है उसकी जानकारी हमें यहाँ पे प्रयोगों के माध्यम से मिलती है। अंटार्कटिक महाद्वीप की धरती पर जमी बर्फ की चादर परोक्ष रूप से सागरों के तल को नियंत्रित किए हुए है। देखो, अंटार्कटिक महाद्वीप पे जो धरती पर जमी बर्फ है ना, वो क्या करती है, बर्फ की चादर परोक्ष रूप में सागरों के तल को नियंत्रित करती है। सागर का जो तल है, सागर का जो पानी है, उसको नियंत्रित करती है, क्योंकि बर्फ पिघलने के बाद दक्षिण महाद्वीप के माध्यम से, अंटार्कटिक के माध्यम से पिघला हुआ पूरा पानी समुद्र के मिल जाता है, इसलिए वो समुद्र के तल को नियंत्रित करती है। उसके पिघलने से सागरों में पानी की सतह 70 मीटर से भी अधिक ऊंची उठ सकती है। देखो, बर्फ पिघलने के माध्यम से जो पानी होता है ना, वो पानी की सतह 70 मीटर से भी अधिक ऊंची समुद्र की तल को ऊंचा उठा सकती है। इतना पानी बर्फ पिघलने से समुद्र में आकर मिलता है। साथ ही ये बर्फ की चादर प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर का भी कार्य करती है। साथ में ये बर्फ की जो चादर है ना, प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर का भी कार्य करती है। यानी घर में हमारे जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, जैसे शीतयान कहते हैं हम उसे, नियंत्रित कर टेम्परेचर नियंत्रित करने के माध्यम से, उसे रेफ्रिजरेटर के माध्यम से उसका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे दूध, सब्जी, फल खराब न हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे रखते हैं। प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर का कार्य भी करती है। इससे पृथ्वी का औसत तापमान नियंत्रित रहता है और प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर के माध्यम से काम करने की वजह से पृथ्वी पर का जो वातावरण है, तापमान है, उसे नियंत्रित करता है। आज अंटार्कटिक महाद्वीप भारत के लिए एकदम अपरिचित नहीं रह गया है, और आज भारत के लिए भी अंटार्कटिक महाद्वीप अपरिचित नहीं रह गया है। सन 1981 में के बाद से प्रतिवर्ष हमारे अध्ययन का दल वहां जा रहे हैं, और सन 1981 से हर वर्ष अध्ययन करने के लिए हमारा एक दल वहां पे जाता है। हमारा अपना अध्ययन केंद्र भी वहां काम कर रहा है, और हमारा एक अध्ययन केंद्र भी वहां पर स्थित है, जो हमेशा वहां का वातावरण का अध्ययन यानी अभ्यास करता है, प्रयत्नपूर्वक प्रयास करता है कि वहाँ का वातावरण
कैसे अच्छा रहे, उसमें परिवर्तन कैसे आ जाए, भारत में जो बाकी का हिस्सा है वहाँ पे उस वातावरण को किस तरह से पहुँचाया जाए, इसके लिए काम करता है। हमें मालूम है कि भारत के बाहर भी एक गंगोत्री है। हिमालय में स्थित गंगोत्री से भागीरथी गंगा निकलती है। देखो, हिमालय में स्थित में भी एक गंगोत्री है, बड़ी सी नदी है जो अंटार्कटिक महाद्वीप से स्थित है, और वहाँ का पिघला हुआ पानी दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक महाद्वीप से निकलता है और ये हिमालय तक भी पहुँचती है। हिमालय में स्थित गंगोत्री से भागीरथी गंगा निकलती है, और हिमालय में भी कुछ हिस्से में दक्षिण भाग में ऐसा वातावरण है जहाँ बर्फ़ की चादर होती है, और वह बर्फ़ की चादर जब पिघलती है ना, तो उसका पानी दक्षिण गंगोत्री यानी अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित एक अध्ययन केंद्र है। यहाँ अनेक देशों ने अपने अपने वैज्ञानिक केंद्र स्थापित किए। हर एक देश ने अपना अपना एक वैज्ञानिक केंद्र वहाँ पे स्थापित किया है, वहाँ के वातावरण की जानकारी लेने के लिए। इन केंद्रों की संख्या आकार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, और देश विदेश के कई लोग यहाँ पे रहकर अध्ययन केंद्र स्थापित कर रहे हैं और वहाँ का वातावरण का परीक्षण कर रहे हैं। यहाँ अनेक देशों ने अपने अपने वैज्ञानिक केंद्र स्थापित किए हैं। इन केंद्रों की संख्या आकार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, इन केंद्रों की संख्या बढ़ रही है। यद्यपि अंटार्कटिक महाद्वीप पर भौतिक परिस्थितियाँ बहुत विषम है, लेकिन यहाँ पर भौतिक स्थितियाँ जो सुविधा हम इस्तेमाल करते हैं उसकी परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। यद्यपि अंटार्कटिक महाद्वीप पर भौतिक परिस्थितियाँ बहुत विषम है, परंतु अनेक अध्ययनों और प्रयोगों के लिए एक आदर्श स्थल है। लेकिन एक भौतिक परिस्थितियों वाला जो विषम वातावरण वाला जो अध्ययन केंद्र है वो प्रयोगों के लिए एक आदर्श स्थल है। अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए यह विशेष रूप से उपयुक्त स्थल है, और अंतरिक्ष में जो अध्ययन चलता है ना, उससे कई ज़्यादा उपयुक्त दक्षिण अंटार्कटिक महाद्वीप का ये स्थल है। अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए यह विशेष रूप से उपयुक्त स्थल है। अंटार्कटिक में स्थापित टेलीस्कोप हमारी आकाशगंगा का निरंतर अवलोकन और अध्ययन करता रहता है। अंटार्कटिक में जो स्थापित टेलीस्कोप है, जिसे हम दूरबीन कहते हैं, हमारी आकाशगंगा का निरंतर अवलोकन करता है यानी उसे देखता है, अध्ययन करता है, उसका निरीक्षण करता है। अंटार्कटिक में स्थापित जो हमारा अध्ययन केंद्र है वहाँ पे लगाया गया टेलीस्कोप हमारी आकाशगंगा जो है ऊपर आकाश में नभ में, उसका अवलोकन यानी परीक्षण करता है, निरीक्षण करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, और उसका अध्ययन यानी अभ्यास भी करता है। एक अन्य टेलीस्कोप डासी का ब्रह्मांड के आकार और आकृति का अध्ययन करना है। देखो, यहाँ पे एक अन्य टेलीस्कोप डासी का काम ब्रह्मांड के आकार और प्राकृतिक अध्ययन करना है। देखो, यहाँ का जो टेलीस्कोप है जिसका नाम है डासी का काम ब्रह्मांड के आकार और आकृति का अध्ययन करना है, तथा यह अनुमान लगाना है कि ब्रह्मांड कैसे बना था और उसका अंत कैसे होगा। अंटार्कटिक महाद्वीप में भारत ने जो टेलीस्कोप डासी नाम का टेलीस्कोप लगाया गया है, जिसके माध्यम से आकाशगंगा का अवलोकन यानी निरीक्षण होता है, परीक्षण होता है, अभ्यास किया जाता है, वही एक डासी टेलीस्कोप के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड का आकार कितना बड़ा है, कब निर्माण हुआ है, इसमें परिवर्तन कैसे होता है, इसका अध्ययन करना, उसका अनुमान लगाना, ब्रह्मांड कैसे बना था और उसका अंत कैसे होगा, यह जानने की उत्सुकता, जिज्ञासा डासी टेलीस्कोप के माध्यम से करने का प्रयास हो रहा है। आज अंटार्कटिक में और भी कई विलक्षण वैज्ञानिक प्रयोग किए जा रहे हैं। एक अध्ययन से ब्रह्मांड के उद्गम से लेकर जीव जंतुओं पर जलवायु के गर्म होते जाने के तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रभावों का पता लगाया जा रहा है। देखो, आज अंटार्कटिक दक्षिण महाद्वीप में और भी कई विलक्षण यानी नए प्रकार के प्रयोग, वैज्ञानिकता के प्रयोग किए जा रहे हैं। विलक्षण यानी तरह तरह के नए प्रयोग किए जा रहे हैं। एक अध्ययन से ब्रह्मांड के उद्गम से, और ये एक अध्ययन के माध्यम से ये भी पता चल रहा है कि ब्रह्मांड के उद्गम यानी उसका शुरुआत, उद्गम से लेकर जीव जंतुओं पर जलवायु के गर्म
होते जाने तात्कालिक दीर्घकालिक प्रयोगों का पता भी चलता जा रहा है। देखो आज भी देखा जा रहा है कि जलवायु जीव जंतुओं पर इसका परिणाम कैसा होता है, तात्कालिक और दीर्घकालिक परिणाम कैसा हो सकता है। यानी कुछ साल के लिए या फिर हमेशा सालों सालों के लिए तात्कालिक तथा दीर्घकालिक वातावरण प्रभावों का वातावरण कैसे होता है, ये भी जानने का प्रयास अध्ययन के माध्यम से किया जा रहा है। इसी से जुड़ा है एक और अध्ययन जिसका लक्ष्य है अत्यंत दुर्गम परिस्थितियों में मनुष्य की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं पर पड़ने वाले प्रभावों का पता लगाना। इसी अध्ययन से एक जुड़ा है, जैसे एक अध्ययन का लक्ष्य ये भी है कि अत्यंत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थिति में मानवों की वहाँ रहने की शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमताओं पर दक्षिण अंटार्कटिक महाद्वीप में कैसा परिणाम होगा, कैसा प्रभाव होगा, कैसे इसकी जानकारी कैसे मिलेगी, ये भी खोज के माध्यम से इसका अध्ययन चालू है, प्रयास करना चालू है, जानकारी लेना चालू है, यानी शुरुआत है। समाजशास्त्री सदियों से एक ऐसी बस्ती कल्पना करते हैं जहां विश्व के अनेक देशों, धर्मों और मान्यताओं को लोग मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हो। समाजशास्त्री आज भी समाज में रहने वाले कई लोग एक ऐसी बस्ती की कल्पना करते हैं, बस्ती यानी ठिकाना, रहने का ठिकान, मकाम, जहां विश्व के अनेक देशों, धर्मों और मान्यताओं के लोग मिलजुल कर सौहार्द तरीके से रहते हो। जो ऐसा ठिकान बस्ती ढूंढ रहे हैं, विश्व में ऐसा स्थान होगा जो देशों, धर्मों और मान्यताओं के लोग मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हो, जहाँ कोई सीमावाद विवाद न हो, और ऐसा ठिकान हो जहाँ कोई सीमावाद न हो, जहाँ कोई कोर्ट कचहरी न हो, शांतता हो, निसर्ग सौंदर्य का लुत्फ उठाने की हर एक व्यक्ति में लालसा हो, ऐसा ठिकान ढूंढ रहे हैं। साथ ही जहाँ वायु, जल और धरती एकदम शुद्ध तथा प्रदूषण विरहित हो, साथ में मनुष्य के रहने के लिए जो आवश्यक वातावरण है, जैसे पानी लगता है यानी जल लगता है, धरती यानी संसार की जरूरत होती है, वायु यानी तापमान, हवामान की जरूरत है, ऐसा जहाँ वायु, जल और धरती एकदम शुद्ध तथा प्रदूषण विरहित हो, न कोई व्यक्ति नशा करता हो और न कोई झगड़ा करता हो, और वहाँ रहने वाले सामाजिक लोग न कोई नशा करता हो, न कोई किसी से झगड़ा करता हो, अपने अपने वास्तव स्थिति में जो व्यक्ति रहते हैं, इन्हीं के बारे में जानने का प्रयास अंटार्कटिक महाद्वीप के माध्यम से पृथ्वी के इस दक्षिण हिस्से में खोजने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए भारतीय लोगों ने भी अंटार्कटिक शोध केंद्र की स्थापना वहां जाके की है। इस तरह से आज हमने इस पाठ के यहाँ तक के हिस्से का अध्ययन किया है। आगे के हिस्से का अध्ययन, जानकारी हम आगे की तासिका के समय करेंगे। तो यहाँ पे रुकते हैं। पन्ना नंबर 58 और 59 पर जो जानकारी थी अंटार्कटिक महाद्वीप के माध्यम से, उसका स्पष्टीकरण आज हमने किया है। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।